हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये सेक्शन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें कि मैंने कवर किया था। सबसे पहले तो मैं एक्सकवेशन के ऊपर वीडियो बनाया था कि एक्सकवेशन करते समय आपको जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने पीसीसी के बारे में डिटेल वीडियो बनाया था कि पीसीसी को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा केमिकल यूज़ करना है, कौन सा पीसीसी का रेशियो यूज़ करना है, ठीक है ना। और साथ में मैंने बताया था आपको कि पीसीसी का सेटरिंग के बारे में ना। उसके बाद मैंने आरसीसी के बारे में बताया था आपको, किस तरीके से स्टील को रीड करते हैं इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो है आपको मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, ये जो जैसे मान लीजिए कि आपका ये आरसीसी स्टील जो है कंप्लीट हो गया, जो भी हमारा रिटेनिंग वॉल है उसका स्टीलिंग वर्क जो है कंप्लीट हो गया, जो बार बाइंडर है अपना स्टील प्रॉपर तरीके से बाइंड करके चला गया। उसके बाद आता है वर्क सेटरिंग वालों का, ठीक है ना, सेटरिंग। तो इसको सेटरिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से सेटरिंग करना है, ताकि जो आपके आरसीसी वॉल में किसी भी तरीके की कमी ना रह जाए। तो आज का टॉपिक यही है, रिटेनिंग वॉल सेटरिंग को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे करना है। तो इसी का डिटेल वीडियो बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, ताकि सभी चीज़ें आपको सही तरीके से पता लग पाए, ठीक है ना। बाकी इसके यदि आप चाहते हैं इसके स्टील के बारे में कि किस तरीके से इसको स्टील रीड आउट करते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो बना दिया है। ऊपर आपको आई बटन पे लिंक दिखता होगा, आप या डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं कि स्टील का रीड आउट कैसे करते हैं, ठीक है ना, साथ ही पीसीसी का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने भी एजुकेशनल फ्रेंड हैं या जो भी फ्रेशर हमारे भाई हैं, जिनको थोड़ी सी चीज़ों को नए नए यदि जॉब पर जाते हैं थोड़ा दिक्कत परेशानी आती है, लेकिन वो 1-2 साल बाद यदि जॉब लगातार करते हैं तो वो सारी परेशानी जो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। लेकिन नए नए में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो उन लोगों तक पहुंचाने का जो आप मेरा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे भी मान लीजिए आप कोई भी आरसीसी वॉल का सेटरिंग करने जा रहे हैं, जैसे कि आप मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा जो वॉल है इसकी जो थिकनेस आप देखेंगे तो ये 9 इंची है, राइट। ये 9 इंची थिकनेस है हमारे पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए नीचे का जो आरसीसी जिसको हम क्यूबैड बोल देते हैं सिंपल, तो ये आरसीसी क्यूबैड आपका कंप्लीट हो गया हो, उसके बाद इस स्लैब के ऊपर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हम जो है दोनों 9 इंची के से हमारा वॉल का सेटरिंग लगाना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, 9.25 इंची का, यानी कि कुछ कम जो है, 9 इंची थोड़ा 10 या 15 कम होना चाहिए जो स्टार्टर का थिकनेस है, वो हम स्टार्टर लगाते हैं, ठीक है ना। आपको इस टाइम डिस्प्ले बोर्ड पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है स्टार्टर हम लगाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया, स्टार्टर को लगाना, ठीक है ना। वो भी कंक्रीट अच्छे से, मतलब कि कंक्रीट रेशियो उसमें जो एग्रीगेट का साइज है बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एवरेज साइज होना चाहिए, 15 mm से लेकर 20 mm के बीच बीच में, ठीक है ना। अच्छे से मिक्सिंग करके सीमेंट का रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा करके वो हमें स्टार्टर भरना, ताकि सेटरिंग करते समय यदि थोड़ा बहुत हैम्बर का यूज़ करना पड़े, या हम लोग को जो जो उसका 9 इंच का जो पत्ती का साइज होता है, जैसे हम प्लेट्स को आपस में उसको टाइट करते हैं तो वहाँ पे टूटने का डर कम रहे, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप स्टार्टर का। दूसरा स्टेप है, जो भी आप प्लेट्स या पिछले आरसीसी दीवार से खोल रहे हैं या किसी सेटरिंग स्टोर पर से ले आ रहे हैं, कहीं से भी ले आ रहे हैं प्लेट्स, उसका आपको प्रॉपर तरीके से आपका जो है रिपेयरिंग करना है। रिपेयरिंग मीन्स क्या, कि इसको एक लोहे का एक हमारा प्लेटफार्मा होता है, एक सीट कह लें, उसके ऊपर रख के यदि कहीं उसमें कोई डॉट्स हैं, जैसे 4-2 की प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं डॉट्स हैं या कहीं पे कहीं प्लेट के ऊपर प्लेट गिरने से कई बार वहाँ पर जो है आप देखेंगे थोड़ा सा वाइट टाइप का जो है निकल जाता है, या उसके जो भी उसके एक कह सकते हैं 4-2 को प्लेट के जो पत्ती होती है, साइड पत्ती की मैं बात कर रहा हूँ, जो 1.5 इंची बाहर निकला होता है, वो कई बार टेढ़े हो जाते हैं ना, जिससे कि नट बोल्ट लगाने में बहुत दिक्कत होती है। या उसके जो जहाँ पर हमने जो है बोल्ट नट बोल्ट लगाना है, जैसे कि हमारा 3 सूत का नट लगता है ना, तो वो कई बार वॉइड कंक्रीट से बंद हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें आपको पहले प्लेट्स में देखना है, उसको अच्छे से उसको रिपेयरिंग करना है, और जहाँ जहाँ पे वॉइड है इसको हैम्बर से अच्छी तरीके से इसको फ्लैट करना है, ठीक है ना। जो भी इसके पत्ती जो कि इरेगुलर शेप में या जिगजैग मोशन में उसको प्रॉपर तरीके से सीधा करना है, ठीक है ना। और उसके बाद उसकी प्रॉपरली सफाई होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पिछले प्लेटों में क्या होता है, कंक्रीटिंग ऑलरेडी लगी होती है,
जल्दीबाजी के चक्कर में सेटरिंग वाले क्या करते हैं कि उसको जैसे थे वैसे ही उठा के ऑयलिंग करके डायरेक्ट लगा देते हैं। नहीं, आपको प्रॉपरली ग्राइंडर यूज करना, उसको प्लेट्स के ऊपर अच्छे से ग्राइंडर यूज करने के बाद, सफाई करने के बाद ही आप जो उस प्लेट को लगा सकते हैं अपने आरसीसी वॉल में, ठीक है ना। और उसके बाद प्रोसेस आता है प्रॉपरली आपको डीजल और उसमें मुगलैल अच्छे से मिक्स करके आपको प्लेट पे प्रॉपर तरीके से उसको लगाना है, ताकि कभी भी आप आरसीसी कंक्रीटिंग करते हैं रिटेनिंग वॉल का, तो जब आपका प्लेट डीसटरिंग हो तो आपका प्रॉपरली देखने में अच्छा लगे और जो भी चांसेस आपका सेग्रीगेशन का कम से कम हो, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है प्रॉपरली नट बोल्ट्स टाइट करें। जैसे कि आप देखेंगे रिटेनिंग वॉल क्या डबल मैश है ना, डबल मैश है, एक इनर साइड लगता है प्लेट्स खड़ी होती है, एक आउटर साइड प्लेट्स खड़ी होती है। दोनों के जो वॉइड्स को या जहाँ पे नट बोल्ट्स लगता है वहाँ पे एक 9 इंची की पत्ती लगती है, आप पत्ती देखे होंगे, ठीक है ना। पत्ती लगती है, उस पत्ती में ही बोल्ट्स को डाल के अच्छे से जो है टाइट किया जाए ताकि वो वॉल अच्छे तरीके से अपनी जगह से हिले ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप कस रहे हैं अच्छे तरीके से टाइट होना चाहिए, वो ज्यादा भी नहीं कस होना चाहिए, ज्यादा भी टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने जो भी आपका जो 3 सूत का नट आप की यूज कर रहे हैं जिसको कसने के लिए, यदि आप ज्यादा टाइट कर देते हैं तो दिक्कत यहाँ पर ये आने वाली है कि वो जो पत्ती आपकी जो 9 इंच की, वो टूटने का भी डर है। जब हम कंक्रीटिंग करेंगे, जब वाइब्रेटिंग करेंगे कास्टिंग के समय, तो टूटने का भी खतरा जो है सबसे ज्यादा वहां पर बना रहता है। तो आपको ये भी साथ में चीजों को ध्यान रखना है कि ज्यादा टाइट भी नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप है अलाइनमेंट। जैसे मान लीजिए आपका प्लेट सब अच्छे तरीके से टाइट हो गए, तो उसके बाद इसका प्रोसेस होता है अलाइनमेंट का। जो भी दीवार आपको जैसे 400 मीटर या कह लें कि 100-150 फीट या 200 फीट लंबा दीवार आप रेडी कर रहे हैं, तो उसमें एक थ्रेड के थ्रू आप प्रॉपर तरीके से आपको अलाइनमेंट करना है कि जो आपकी जो आरसीसी वॉल है, कोई भी दूर से टेक्निकल बंदा यदि आपको खड़ा होकर देख रहा है तो वो आपका दीवार जैसे कि मान लीजिए बिल्कुल सीधी दिखे, है ना। ऐसे नहीं है कि कहीं 1 इंची बाहर निकल गया, कहीं 2 इंची अंदर चला गया, या आधा इंची बाहर निकल गया या आधा इंची अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक थ्रेड जैसे कि जो मैसन यूज करते हैं जैसे, या ब्रिक वर्क के समय यूज करते हैं, वो प्रॉपरली धागा से आपको एक लाइन में आपको सभी प्लेट्स को ले आना है ताकि वो बिल्कुल सीधी दिखे देखने में, ठीक है ना। ये हुई नंबर 3 बात, ठीक है ना। अलाइनमेंट्स की बात आती है सपोर्ट। जो भी आप सपोर्ट लगा रहे हैं, चाहे आप वुड का सपोर्ट लगा रहे हैं या फिर आप कोई भी जैसे जैक सपोर्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना, या आयरन सपोर्ट लगा रहे हैं, किसी भी टाइप का आप जो सपोर्ट यूज कर रहे हैं, सपोर्ट आपका जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। चाहे आप सॉइल के ऊपर अपना सपोर्ट रख रहे हैं, उसको इतने अच्छे से टाइट करना है कि थोड़ा बहुत है, जैसे कि लेबर कास्टिंग करते समय भी क्या होता है कि कई बार पैर से लगने से या किसी भी तरीके से हिल जाता है, जिसकी वजह से यदि हमारा जो अलाइनमेंट खराब होने का डर सबसे ज्यादा होता है ना। तो आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट मारना है, चाहे वुड का यूज कर रहे हैं, चाहे आप कोई टैरेट कस रहे हैं, टैरेट भी कसते हैं, ठीक है ना। टैरेट कसा तो हम अलाइन तरीके से देखेंगे आप, इस तरीके से अलाइन तरीके से जैसे आप हम लोग जो है 45 डिग्री पे आप जो वुडन सपोर्ट या आयरन सपोर्ट लगाते हैं, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट वहां पर लगाना है। उसके बाद आती है प्लम्ब चेक, ठीक है ना। जो भी हमारे देखिए जो आरसीसी वॉल है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि हर एक 15-15 फुट के बाद यहाँ पर देखिए आपको कॉलम देखने को मिल रहा होगा। तो जो भी कॉलम्स है साथ में जो आरसीसी वॉल है, इसका आपको जैसे अब ये खड़ा है, वर्टिकल खड़ा है ना, इसका आपको प्लम्ब ऑफ भी अच्छे तरीके से करना ताकि बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा रहे। ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर जब कल ब्रिक वर्क करते हैं तो कॉलम कहीं और जा रहा है और जो हमारा ब्लॉक वर्क कहीं और जा रहा है, तो थोड़ा सा देखने में भी खराब लगता है और फिर बाद में तोड़ने का लेबर कॉस्ट अलग पड़ता है और देखने में भी खराब लगता है, और मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत ऑड लगता है। यदि आप सुपरवाइजर हैं, फॉरमैन हैं, तो ये आपकी क्वालिटी है कि आप किस तरीके से उसको मेंटेन करना है। चाहे फाउंडेशन से काम स्टार्ट हो रहा है, आप नीचे से ही काम को सही तरीके से ऊपर लेके चलिए ताकि कोई भी ऊपर जाके गलती का आपको ना रिपेयरिंग की लोड पड़े, ना किसी तरीके से आपको जो है दिक्कत की सामना करना पड़े कि लेबर एक्स्ट्रा लगाना पड़े, ठीक है ना। काम सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आपको खास ध्यान रखना है प्लम्ब बॉब का। प्लम्ब बॉब आपको एक सेटरिंग करते समय आपको लगाना है सही तरीके से, ठीक है ना। और जब भी आपका सेटरिंग हो जाए प्रॉपर तरीके से, जब वेल्डिंग जो सेटरिंग जो भी कर रहा होता है मैसन, वो वेल्डिंग करता है, उसको वेल्डिंग के बाद भी करना है। और कास्टिंग के समय भी आपको प्रॉपर तरीके से उसका प्लम्ब बॉब चेक करते रहना है। और जब कास्टिंग हो जाए तो उसके बाद भी आपको प्लम्ब बॉब चेक करना ताकि किसी भी तरीके कोई कमी प्लम्ब बॉब में ना रह जाए, राइट। प्लम्ब बॉब के बाद आती है बात हमारे पास किन बातों का ध्यान रखना है। तो जो भी आप जो आरसीसी वर्क कंप्लीट होने के बाद सेटरिंग हमने कंप्लीट कर दिया, तो जो भी रिटेनिंग वॉल का जो है टॉप उसका क्लियर कवर है, वो आपका एटलीस्ट कम से कम 30 mm बोथ साइड होना चाहिए। डबल मैश है, इनर और आउटर एटलीस्ट जो है सरिया जो है आपका जो मैश है स्टील आरसीसी वॉल का, वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कई जगह आप देखे होंगे कि एक साइड आपका कवर 3 इंच हो जाता है, एक साइड आपका 0
0 इंच कह लें या फिर बिल्कुल जमे जीरो कवर होता है, बिल्कुल आपके वॉल के साथ आपका स्टील आकर चिपक जाता है, इस तरीके से भी आपका नहीं होना चाहिए। आपको पहले ही ध्यान रखना है, जो भी मेसन है या जो भी आपका जो कास्टिंग के समय वहाँ पर अवेलेबल है बंदा, उससे आप प्रॉपर्ली गाइडलाइंस कीजिए कि आप जो है किसी भी तरीके से कवर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यानी कि सेटरिंग होने के जस्ट बाद आप जो है कवर ब्लॉक बने बनाए कंपनी के थ्रू भी आते हैं, या फिर आप चाहें साइट पे भी डायरेक्टली आप जो है कंक्रीट का कवर बना सकते हैं। उसमें प्रॉपर तरीके से वायरिंग जो है आप कर सकते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप उसको वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात है क्लियर कवर की। और क्लियर कवर का भी एक अपना अलग से ही फंक्शन होता है, ज़्यादा मैं डिटेल में बात करूँ बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं सेटिंग्स के पॉइंट्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं सेटरिंग करने से पहले, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं जो भी आप वेल्डिंग रॉड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। वेल्डिंग रॉड आप यूज़ कर रहे हैं, आप अच्छे से उसको यूज़ कीजिए, ठीक है ना। पर ध्यान ये रखना है कि कच्चा वेल्डिंग रॉड यूज़ करना है। जो भी प्रॉपरली इस फील्ड के मास्टर हैं उन्हें तो सभी चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आप नए नए वर्कर लग जाते हैं, कई बार नए मैसन आ जाते हैं, या फिर कह लें कि कोई फ्रेशर, जैसे जैसे कोई सिविल इंजीनियर या सुपरवाइजर फ्रेशर जा रहा, तो थोड़ा सा उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है, वैसे तो नहीं होता है बट प्रोबेबिलिटी है, शायद हो सकता है 10% चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि मिस्टेक कर सकता है। कई बार वो कच्ची वेल्डिंग रॉड की जगह पे वो पक्की वेल्डिंग रॉड यूज करवा देता है। तो कई बार मेरे से भी एक आधा बारी मिस्टेक हुआ है स्टार्टिंग फ्रेशर में। तो मुझे लगता है कि फ्रेशर जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो अब सिविल फील्ड में जाने वाले हैं काम करने के लिए, तो उनको ये पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो गलती ना करें जो हम किए हुए हैं, ठीक है। उनको अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, कच्चा वेल्डिंग रोड कहाँ यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, और पक्का वेल्डिंग रोड कहाँ यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो रिटेनिंग वॉल का सेटरिंग करवा रहे हैं वहां पर आप से यदि डिमांड किया गया है कि कच्चा वेल्डिंग रॉड का, आप गलती से आप चाहें जाते हैं अपने जो भी है आपका स्टोर कीपर है, आप वहां से यदि मान लीजिए फोन पे यदि ऑर्डर करते हैं, तो गलती से भी उसके हाथ पक्का वेल्डिंग रॉड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कई बार वो भी जल्दीबाजी में होते हैं और लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो बाद में सेटरिंग को डीसेटरिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। और साथ में आपका जो आरसीसी बॉल के बहुत सारे एज कह लें या बहुत सारी चीज़ें आपका टूट जाती है, फिर आपको रिपेयरिंग लगता है, फिर आपका लेबर कॉस्ट फिर से इंक्रीज हो जाता है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं बेस स्लैब की। आप जो भी आप जैसे आरसीसी बॉल प्रॉपर तरीके से सेटरिंग करवा दिए हैं, कई बार देखेंगे आप जैसे कि ये देखिए, ये पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये मैंने आरसीसी की बेड रखा है, यहाँ से ये आपका जो प्लेट का बेस होगा, तो प्लेट के बेस में कई बार होता है छोटे छोटे वॉइड्स नीचे में आपको दिख रहे होते हैं ना, छोटे छोटे वॉइड्स दिखते हैं, जिससे होता क्या है कि आप जब कास्टिंग करेंगे, जब वाइब्रेशन करेंगे उस रिटेनिंग वॉल में, तो वहां से बहुत सारे जो कंक्रीटिंग के कह लें, सैलरी कह लें, या कंक्रीटिंग का जो वाटर कह लें बाहर निकलता है, या सीमेंट कह लें बाहर निकलता है, या कह लें कि फाइन एग्रीगेट जो है उस वॉइड के थ्रू जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिससे कि प्रोबेबिलिटी है आपके जो है स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा सेग्रीगेशन आने का, क्योंकि जो आपका लिक्विड फॉर्म है या कह लें कि फाइन एग्रीगेट है वो यदि वो बाहर निकल रहा है, तो जहाँ जहाँ से बाहर निकलेगा वहाँ पे आपका 100% की सेग्रीगेशन होगा ही होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल आप जो है मोटार बना के सिंपल सीमेंट और सैंड का मिक्सिंग मोटार यूज़ करके आप नीचे की जो भी प्लेट्स के वॉइड दिख रहे हैं या जॉइंट्स पे, वहां पर आप फीलिंग करवा सकते हैं, ताकि कास्टिंग के समय आपका जो है सैलरी कह लें या फाइन एग्रीगेट कह लें बाहर ना निकले, और आपका जो वॉल डीसेटरिंग हो उस टाइम आप देखने में भी और विदाउट फ्री फ्रॉम हनी कॉम्बिंग और सेग्रीगेशन हो, ठीक है ना, ताकि आपकी जो है काम की क्वालिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सके, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स थे, और मुझे लगता है कि आप यदि सुपरवाइजर हैं, सिविल इंजीनियर हैं या फोरमैन हैं, आप यदि कभी भी अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ये यूज़ करवाते हैं, इस तरीके से आरसीसी वॉल का सेटरिंग करवाते हैं, तो वहाँ पर इन सभी बातों का आपको जो है अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और साथ ही में एक बात और यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये आरसीसी वॉल यूज़ करते क्यों हैं। ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसके बहुत सारे यूज़ हैं, उसके बहुत सारे फंक्शन भी हैं, कहाँ कहाँ पे इसका टेक्निकल भी हैं, ठीक है ना। तो इसका बेसिकली यूज़ करते हैं, हम देखेंगे बेसमेंट में यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स के, या विंग वॉल्स हो गए, ब्रिज के ऊपर जो विंग वॉल्स लगती है वहां पर यूज करते हैं, ठीक है ना। ताकि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मिट्टी को रेजिस्ट करना, यानी कि मिट्टी को एक पार्टीशन फॉर्म देना, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं आने। यानी कि मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, वहां पर लेवल का वेरिएशन है, एक बहुत हाई है एक बहुत लो है, तो मिट्टी कहीं ना कहीं एक पोर्शन पर रोकने के लिए इसको रिटेनिंग वॉल बनाया जाता है, ठीक है ना, कि मिट्टी दूसरी जगह पे शिफ्ट ना हो पाए, ठीक है ना। तो इसका मेन फंक्शन यही है।
और यदि आप चाहते हैं इसके बारे में और डिटेल में वीडियो बने, इसके हिस्ट्री के बारे में, इसका फंक्शन के बारे में, इसके यूज़ के बारे में, इसके एप्लीकेशन के बारे में, इसके सिग्निफिकेंट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको और भी ज़्यादा डिटेल में बना सकता हूँ वीडियो। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आज की वीडियो इतना ही है फ्रेंड, और मुझे उम्मीद है वीडियो को पसंद आए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।